हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलिंग डे होता है, जुमा है, आप ही की बात सुनी जाती है। हमारे साथ मोहम्मद सलीम हैं टोबा टेक सिंह से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी बताइए, फरमाइए सर। सर हमारा इशू ये है, हमारा मसला ये है कि मेरा भाई शहीद हुआ था 2007 में 22 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर के साथ। अच्छा। या मामले के बाद ब्लास्ट हुआ था। ओके। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और इन लोगों ने जो मोहतरमा के साथ कारकुन शहीद हुए थे उनको इन्होंने बने बनाए घर देने का ऐलान किया। ठीक है। मलिक रियाज बैरिया टाउन वालों ने, जो चेयरमैन है बैरिया टाउन की। अच्छा। और उसके बाद ईवान सदर से हमको कॉल आई और हमें ईवान सदर बुलाया गया। इसमें तकरीबन 52 लोग शामिल है, 52 खानदान है। जो 52 लोग शहीद हुए थे ना, उनकी फैमिली को वहाँ पे बुलाया गया। इन्विटेशन इन लोगों ने कॉल के जरिए की, तो हमें ईवान सदर में बुलाकर इन्होंने जो बैरिया टाउन में है ना बने बनाए घर अलॉटमेंट किए। उनके लेटर जो है ना यासफ जरदारी साहब ने 2010 में राजबन दिसंबर में हमें वहाँ बुला के अपने भाई हैंड दिए। अच्छा। लेकिन सर आज 8 साल से ज्यादा अर्सा गुजरने के बाद जब भी कभी बैरिया टाउन में कॉल किया, वहाँ के जो ऑपरेशनल कर्नल है ना, इस ऑपरेशन के जो प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, कर्नल रिटायर आशिर मोहम्मद आशिर सही साहब हैं। कर्नल रिटायर है वो। ठीक है। लेकिन कभी भी उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया हम लोगों को। तो क्या कहते हैं वो? कुछ भी नहीं, बस ये अब हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, ये 1 साल बाद हो जाएगा। लेकिन 8 साल गुजर गए सर, यहाँ तक के अलॉटमेंट लेटर के जो लफ्ज हैं वो मिट रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, आपका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, आपकी फैमिली का? जी मेरा सबका था। जी आपका था, मेरा भाई था, कारकुन जी। बहरहाल ये जाहिर है कि एक आपके भाई शहीद हुए, बाकी लोग भी जाहिर है उनमें शामिल हैं। देखें, जिन्होंने आपको लेटर्स दिए हैं उनसे राब्ता ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हाई कमान है, और कम अज़ कम कायरा साहब जो है इस वक्त, कमरुज़्ज़मान कायरा जो पंजाब को इस वक्त देख रहे हैं, उनसे अगर आप मिलें और उनके नोटिस में ये बात लाएं तो ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इस इक़दाम पे, जिसके कि आपको अलॉटमेंट ऑर्डर भी बकौल आपके और कागजात भी ऐवान सदर में दिए गए, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। उनको जाके आप पकड़ें, इसलिए कि फिर वो जाके उनसे कहेंगे कि मलिक रियाज एंड कंपनी से कि जी क्या हुआ तेरा वादा, अगर कोई वादा ऐसा हुआ था। नहीं, उनको तो लेटर्स मिले हैं, वो कह रहे हैं उनके पास। नहीं वो है ना। हाँ। तो लेकिन अब वो अगर टाल रहे हैं बैरिया टाउन वाले, तो अब इन्हें जाना चाहिए पीपल्स पार्टी की हाई कमान के पास कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आप ज़रा ये मसला सॉल्व करवाएं। उधर चक्कर लगाने से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो यही एक रास्ता मेरी समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और हम भी बात कर लेंगे कि अगर कोई ऐसा है और अगर कहीं हुआ, हमें कोई जवाब मिला तो आप तक कन्वे भी कर देंगे। फैसल सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे थैंक यू वेरी मच कि मेरी कॉल आपकी तरफ थ्रू हो गई। एक इम्पोर्टेंट इशू है जो कि फी हाइक से रिलेटेड चल रहा था, अगर आपको। बिल्कुल है। अच्छा, ये बड़े अरसे से चल रहा था, अल्लाह अल्लाह करके लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया सिंध हाई कोर्ट के। बिल्कुल बिल्कुल। और 5% से जो है फीस ज्यादा ना बढ़ाई जाए निजी स्कूलों की जानिब से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक ऐड कर लें जुमला जो वर्डिक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि लास्ट फी स्ट्रक्चर जो कि अप्रूव हुआ हुआ है सिंध रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो लिटरेसी डिपार्टमेंट है, जो इदारा है जो प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करता है, उसकी तरफ से लास्ट अप्रूव स्ट्रक्चर। अच्छा, लास्ट अप्रूव स्ट्रक्चर जो है ना, स्कूल्स ने अप्रूव ही नहीं कराया हुआ। इनकी रजिस्ट्रेशन जरूर हुई हुई है, लेकिन अप्रूवल नहीं हुई थी। अच्छा, यही वजह है जिसकी वजह से स्कूल डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है। तो डीजी एजुकेशन जो है वो भी इसी तरह हमें आगे पीछे घुमा रहे हैं। हमने 5 सितंबर को एक लेटर लिखा, जैसे ही फैसला आया उसके फौरन बाद हमने एक लेटर लिखा कि हमें जी अप्रूव स्ट्रक्चर दिखा दें स्कूल्स का। उन्होंने कहा भी देते हैं। वो करते करते 11 तारीख आ गई, 11 को हमने फिर लेटर लिखा। अब वो हमें बताते हैं कि जी वो फाइलें पता नहीं इधर हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ घूम। जी बिल्कुल फैसल, ये इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे पास सर्कुलर पड़ा हुआ है
जिनकी आपने बात की, डॉक्टर मंसूब हुसैन सिद्दीकी जो डायरेक्टर जनरल हैं बोर्ड के, जो प्राइवेट स्कूल्स को डील भी करते हैं महकमा तालीम के, उनके मुताबिक तो उन्होंने तमाम निजी स्कूलों को ये लेटर भिजवा दिया है और इसमें ये कहा गया है कि जनाब जो कोर्ट ने अपना डिसीजन फ़ैसला दिया है उसके मुताबिक आप 5% से जितनी भी आप लोगों ने ज़्यादा फ़ीस बढ़ाई है वो पेरेंट्स को वापस कर दें। तो इन लोगों ने, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं इसमें कोई ले तो लाल कर रहे हैं और वो नहीं इस चीज़ को मान रहे हैं, और अभी उनकी एसोसिएशन ने कहा है कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। वो तो जब जाएंगे सो जाएंगे, लेकिन अभी तो जो फ़ैसला है वो सिंध हाई कोर्ट का स्टैंड भी कर रहा है और फिर ये लेटर भी लिखा जा चुका है उनको कि जनाब आप इसकी पाबंदी करें। तो अब आप क्या देखते हैं, कहाँ खड़े हैं पेरेंट्स जो हैं? आपने बिल्कुल सही वजाहत कर दी एक बात की कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उस वक्त जाएंगे, बिल्कुल तो मिलेगा तो फिर बात करेंगे। अभी तो सिंध हाई कोर्ट का जो बड़ा क्लियर फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवा दें। आपके प्रोग्राम से आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि डीजी एजुकेशन को कहा जाए कि वो अप्रूव स्ट्रक्चर इशू कर दें, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। सही, इसी तरह स्कूल भी है। मुझे लग रहा है अब ये मामला डीजी रेंजर्स का है, डीजी एजुकेशन का नहीं है। क्यों? यानी वो इम्प्लीमेंट कराने वाला, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराना। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हम भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि अहम मामला है, प्लीज़ इसके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि सबके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। अच्छा, पेरेंट्स की भी तो एसोसिएशन है ना? पेरेंट्स की एसोसिएशन से ही फैसल साहब मुंसलिक भी हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स की एसोसिएशन ही अब इस मामले को और ज़्यादा उठाए। बिल्कुल, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सर फैसला भी आ गया, ये लेटर भी लिख दिया गया, लेकिन निजी स्कूल जो हैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन मीडिया में ये तस्करा ज़रूरी है कि पेरेंट्स एसोसिएशन जो है मीडिया को मुसलसल जो है राब्ते में रहें और उनसे कहें कि ये बात उठाते रहें। बिल्कुल, और हम भी इसको फॉलो अप करेंगे फैसल भाई आने वाले हफ्तों में जो भी हो रहा है। बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट इशू है, तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस और वी विल मेक श्योर कि हम इसको परसू करें। मोहम्मद खालिद साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जलील भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हुक्म। अच्छा, मुझे जो आज आपको एक बात बतानी थी कि कम्युनिकेशन तमाम ममालिक के अंदर एक रीढ़ की हड्डी रखता है। हमारी अलमिया ये है कि पीटीसीएल को भेज दिया है। जी जी। पीटीसीएल को भेजने के बाद उसका कोई पुख्ताने हाल नहीं है। एतिसलात ने अभी तक पूरी रकम। अच्छा हुजूर वाला, वो मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं। अब आप ये समझ लें कि हमने आपके जो साथी थे पीटीसीएल के, उनको साथ बिठा के इस पूरे मसले पे, वाजिबात के मसले पे एक सैर हाल सिल गुफ्तगू रिकॉर्ड की है और वो आप इंशाल्लाह अगले बुध को सुन सकेंगे। बिल्कुल, और इसी टाइम वो पूरा प्रोग्राम नशर होगा। सैयद अहसन साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जी, मैं एक आपसे एक बात, लोकल इशू है उस पर मैं बात करना चाह रहा था कि कराची में जो टैंकर्स चल रहे हैं ये पानी के, तो उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब जैसे तो मतलब बड़े नोटिस ले रहे, तो इस पे भी जो ना वो नोटिस लिया जाए, क्योंकि वो टैंकर्स चलते हैं रोडों पर। एक तो वो इशू है कि रोड खराब होता है जिससे बाइक वालों के लिए इशू है, और दूसरे मसले मसाइल है, और वो टैंकर्स की उनकी जो फिटनेस है जिस तरीके से उनका हाल हो रहा होता है, तो एक समझ लें कि चलती फिरती बहुत है वो। और जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड्स पे कब्जे किए हुए हैं, कि जैसे कि मैं आपको मिसाल दूंगा, ये मोमिन ग्राउंड होता था, यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे पहले, तो उधर सब टैंकर्स खड़े हुए हैं। उसकी वजह से जो उस सराउंडिंग्स के जितने भी रोड्स हैं वो सब जो है वो मट्टी मट्टी हो गए, खराब हो गए। तो इस टैंकर माफिया से भी जो ना हमें निजात दिलाई जाए। और इनके पीछे लिखा हुआ होता है कि KWSB अप्रूव रेट्स। तो ये क्या मामला है? KWSB का पानी आता नहीं है, तो KWSB, अब मेरे पास तो खैर KWSB का पानी आता है, लेकिन बहुत से जगहों पर यहाँ पर नहीं आता, तो इनके अपने बिल के 10-10 हज़ार रुपए के बिल आ रहे होते हैं। और टैंकर सप्लाई एंड डिमांड का मसला है ना, पानी की किल्लत है, इसीलिए टैंकर माफिया फल फूल रही है। और आपने जो खामियां गिनवाई हैं कि ये कब्ज़ा कर लेते हैं और सड़कें ख़राब कर देते हैं, तो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब जब तशरीफ़ लाएँ कराची, तो किसी तरह उनके नोटिस में ये मामला लाएँ। मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब का भी नोटिस याद आ रहा है, ऑयल टैंकर्स जो खड़े होते थे शीरी जिना कॉलोनी वाले, उन्होंने भी खासा जोर लगाया। हाँ नहीं, लेकिन उसका इवेंचुअली वही मैं कह रहा हूँ कि इवेंचुअली फिर वो चीज़ हटी। अच्छा, और दूसरी बात है सड़कें ख़राब करने और फिटनेस का मामला। बिल्कुल, तो वो तो रक्शे से लेकर टैंकर तक हर चीज़ पे ये फिट है। सही बात।
चलिए एक वक्फा कर लेते हैं और वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। गुलाम नबी साहब हैं कराची से। जी भाई। जी हेलो, मैं गुलाम नबी बात कर रहा हूँ। जी सर। सर ये वसीउल्लाह खान साहब है या मुबशर जैदी साहब हैं? जी दोनों हैं, फरमाइए। तो मैं ये फरमा रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मकान को तोड़े हुए लिहाजी फ्रेजवे बना है। ये आज 2 नवंबर 2015 को इन्होंने तोड़ा है। आज तक ना हमें पैसे दिए गए और ना हमें जमीन दिया गया है। हसन औलिया विलेज में हम रहते थे। हम 1865 से वहाँ पे रह रहे हैं सब जी। अच्छा। अभी आप अंदाजा करें, इतने पुराने हमारे दादा परदादा वहाँ पे मर चुके हैं। आज तक हम किराए में रहते हैं, 5 फैमिली थे। हमें कुछ पैसे नहीं दिए गए इन्होंने। हमारे साथ इतनी ज्यादतियाँ हो रहा है सर जी, ये जुल्म हो रहा है। हम किसके पास फरियाद करें? आप हमें बताइए। गुलाम नबी साहब ये बताइए, ये सिर्फ आपके साथ है या और भी फैमिलीज हैं जिनका ये मसला है? तकरीबन हम 300 फैमिली रहते हैं वहाँ पे। 300 हाँ। किसी को मकान, हमने प्रेस क्लब में भी एहतजाज किया हुआ है जी। हमने इस रोड को भी बंद किया, 2 ट्रक हमारे ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिन फैमिलीज को पैसे मिले हैं उन्हें क्यों मिल गए और आप ये जो 300 फैमिलीज हैं इन्हें क्यों नहीं मिल सके? उन्हें इसलिए मिले जिनके पास डॉक्यूमेंट से कागजात थे। हम अनलीज थे, उनके पास लीज थे। तो आपके पास कागजात नहीं थे? हमें तो पैसे नहीं थे सर, कुछ भी। अच्छा। लेकिन आप जब 1965 से 1865 तो तब से आपके पास कागज नहीं थे? हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स है लेकिन लीज नहीं थे ना हमारे घर। अच्छा चले, हम ये पता कर लेंगे। और वही सेम मामला है जो सुपर हाईवे के गोठों का है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में वही उसी तरीके से। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक है सर आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज नेशनल बैंक के पेंशनर की तो कोई बात नहीं करूंगा, वो तो आपने वादा किया हुआ है बिल्कुल कि हम अपने आपके नुमाइंदों को बुलाएंगे और उनकी बात देंगे जी। लेकिन मैं सर लास्ट टाइम जो आपका प्रोग्राम देख रहा था, वो ज्यादातर जो आपका प्रोग्राम था वो आतिफ मियां साहब थे, जो एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर थे ना इमरान खान साहब के, उस पर बेस कर रहा था। और उसके विड्रॉल पर लोग बड़े दलाइल दे रहे थे, उनके हक में बड़ा वो कर रहे थे कि जी उनको सही तरीके से निकाला गया। ठीक है सर। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस A.R. कार्नेलियस भी थे, राना भगवान दास भी थे, इतनी अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वेलिस मिथाइस भी थे, अनिल दिलपत भी थे, हॉकी की टीम में डिसूजा भी थे, फुटबॉल की टीम में प्रताप जैसे नामी खिलाड़ी भी थे। तो ये उस वक्त ये लोग कहाँ गए हुए थे? उस वक्त ये क्यों नहीं बोल रहे थे कि यार जैसे यार कार्नेलियस को क्यों रखा हुआ है? तो आप जरा मुझे बताइए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अहमदी कम्युनिटी के ये लोग इनके ऊपर रखने पर तो बड़ा इतराज किया गया सर, और बड़े दलाइल दिए गए और बड़े मजहब के हवाले और ये दूसरे ये हवाले दिए गए सर। तो बस सर यही मेरी एक बात थी कि इतने अहम होते पर जब आपने बैठाया हुआ तो उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं आया अवाम का सर। बस ये बात पूछी जी। बहुत शुक्रिया। यही वो सवाल है जो लाखों लोगों के जहन में है कि जो एक्सपर्टीज़ या शहरियत का ताल्लुक़ जो है और मज़हबी अक़ीदा जो है वो उनको साथ क्यों जोड़ दिया जाता है कि अगर कोई शख्स नाअहल है मगर हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स अहल है लेकिन उसका ताल्लुक़ दूसरे अक़ीदे से है तो वो नहीं चलेगा। अगर इसी मेरिट की यही डेफिनेशन है तो ये सिर्फ यहाँ पे क्यों है और बाकी मुल्कों में इस तरह से क्यों नहीं? बिल्कुल, बड़ा वैलिड। ये बहरहाल सवालात हैं, आपके भी जहन में हैं। हम सबके जहन में हैं। मिसेस मुमताज़ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है। ये सितंबर का महीना है जी और यौम शहीदा मनाया गया। बिल्कुल। और मैं आपको बताती हूँ कि तमाम आर्मी और एयरफोर्स वालों के नाम शहीदा के नाम से लिए जाते हैं। एक बच्ची 1965 की वॉर में सबसे पहले शहीदा हुई थी, आबदा तूसी। उसका नाम किसी जगह नहीं आता। उसी के बाद अयूब खान ने जंग डिक्लेयर की। और मैं आपको ये भी बताती जाती हूँ कि ये आबदा तूसी कायदे आजम के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, मोहम्मद शरीफ तूसी जी, उनकी बेटी है।
और ये मोहम्मद शरीफ तुसी साहब 1939 से 1941 तक डॉन अखबार में रेगुलरली आर्टिकल भी लिखते रहे। ठीक है, आप सारी हिस्ट्री देखें तो आपको पता चल जाए। मुझे बड़ी वो आती है कि एक शहरी एक सिविलियन के नाम क्यों नहीं आता। अच्छा मुमताज़ साहिबा, मिस मुमताज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी भी मालूमात में इजाफ़ा किया। और आपदा, हाँ, और हम इसको देखेंगे और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आएगा तो हम ज़रूर इसका तस्करा करेंगे। हम जब थोड़ी तहकीक कर लें, आप चूँकि कह रही हैं तो मेरे ख्याल में सही कह रही होंगी, तो इसमें हम फर्दर तहकीक करके उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा तो हम ये वाक़या ज़रूर बयान करेंगे। तो वो क्या करेंगे भी? वो ये कह रही हैं कि ये पहली शहीद थी जिसके बाद अयूब खान ने वॉर डिक्लेयर की थी, तो अब ये आपदा को हमें वो करना पड़ेगा। हाँ। जी, एक छोटी सी वक्फा ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एतजाज़ एहसन साहब हैं खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है सर जी? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। सर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को भी इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। बिल्कुल, ज़रूर। सर मैं बताना चाहता हूँ ऑर्गन फार्मिंग के मतलब। ओके। इंडिया इसके ऊपर सर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। ओके। फिर वज़ीर आज़म को चाहिए सर किसानों को थोड़े थोड़े बायोगैस के प्लांट बना के देने चाहिए, जिससे क्या होगा, एक तो उनको ट्यूबवेल फ्री चलेगा, सेकंड सर उनको जो है ना बायो गैस से ट्यूबवेल और इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर से उनकी खाद फ्री हो जाएगी और उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। सही। जहाँ 45 मन फी एकड़ वीट हो रही है, गंदुम हो रही है, वहाँ सर 50 से 60 मन फी एकड़ गंदुम होगी। ओके। किसान को इससे और फायदा होगा और इससे ये भी होगा कि वाटर रिसोर्सिंग का सबसे बड़ा जरिया जो है ना सर केचुए हैं। कायनात में ना जो खरातीन भी बोलते हैं और उन्हें गडोए भी बोलते हैं। बिल्कुल सर, इनको ना जब हम करते हैं सर ऑर्गेन फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इससे इनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो एक केचवा एक किसान का सालाना 36 लीटर डीजल बचाता है। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट कह रही है। तो एतजाज आपने इस पे कोई पेपर लिखा है तहकीक करके? ये इसके ऊपर मैंने सर किसानों के फ्री टूल भी चलाए हैं खानेवाल में, खालकाबाद में भी, ठीक है सर, और इधर मैंने सर खालकाबाद में 2 चलाए हैं, एक राना तारिक का और मियां जवेद साहब का। और इसके अलावा सर मैंने WWF के साथ इनका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारे पास घर के अंदर जो जमीन पड़ी है वहाँ जट्रोफा कर्कस पौधे को उगाएं सर, उसको सालाना साल के अंदर वहाँ से हमें 36 से 7,000 तकरीबन 3600 से 7,000 सालाना डीजल हासिल होगा। और सर उसको साल में सिर्फ 1 या 2 पानी लिख दे तो ऑटोमेटिक बारिश होती रहती है, ठीक है वहाँ पे सर। तो उसकी इतनी प्रोडक्शन भी होगी और उसको पानी की इतनी जरूरत नहीं है और वहाँ से हमें जमीन भी हमारी कारामद होगी। सही, बहुत अच्छा। तो ये अगर हम कहीं इस पे तहकीक आपकी देखना चाहें तो कहाँ देखें? कोई ऐसी वेबसाइट है कुछ जगह? अरे मैं आपको कभी आप मेरे से इसी मेरे नंबर पे ना सर बताइए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने PDF फाइलें भी मतलब बनाई। तो आप अपना नंबर बता देंगे? नंबर तो प्रोड्यूसर हमारे हैं, वो आपसे आपका नंबर ले लेंगे और हम फिर हम आपको अपना ईमेल भेज देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है मुझसे साहब। मोहम्मद सैफ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सैफ। वालेकुम सलाम जनाब। मैं एक इशू है आजकल कराची के स्पेशली बच्चों के किडनैपिंग का। जी, यकीन जानिए तमाम वालिदैन भी सुन रहे होंगे जो अच्छी खासी तादाद में है। सुबह बाप छोड़ने जा रहा है बच्चों को वैन तक, दोपहर में माँ खड़ी हुई है या बाप अपने काम छोड़ के आ रहा है। तो जनाब ये बताएंगे क्या मामला है, ये कौन होते हैं, आते कहाँ से और फिर जाते कहाँ हैं? और इसी तरह पिछले दिनों वो जौहर के अंदर था
छलावा आया हुआ छलावा चला गया। जी मगर कम अज कम नई हुकूमत के अंदर हमें पता तो होना चाहिए वो जाते कहाँ हैं। और आपको तो पता ही है आज़ाद सहाफ़त है आजकल, तो बराए मेहरबानी आप शाहिद मसूद साहब से पता कर लें, वो तो 1-to-1 मुलाकातों की भी डिटेल बता देते हैं, उनसे सिर्फ ये पूछने छलावे जाते कहाँ हैं। बड़ी नवाजिश आप। चलें, बच्चों की किडनैपिंग का मसला बहरहाल एक सीरियस मसला है और हाल ही में कराची में स्ट्रीट क्राइम और भी बढ़ गया है। तो ये 2-3 दिन पहले भी एक खबर आई थी कि एक बच्ची को अगवा किया गया है। तो सीरियस है, हुकूमत को, सिंध हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और पुलिस को। नए आईजी भी आए हैं, कलीम इमाम आईजी आए, उनसे भी उम्मीद रखी जा सकती है, इसलिए कि उनका रिकॉर्ड खासे प्रोफेशनल और अच्छा है आदमी है, तो इस पे उम्मीद है ध्यान दें। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। जी अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी पिछले दिनों में आपने प्रोग्राम किया था बल्दिया फैक्ट्री का, वो काफी हौसला अफजा था, मगर मैं आपसे एक हल्फन एक बात कह रहा हूँ कि इसका कभी भी मसला हल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जब तक पीपल्स पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट है और हमारी मसला हल नहीं होगा से क्या मुराद है आपकी? मसला हल यूं नहीं होगा, जिम्मेदारों का ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इनको सब पता है कि कौन कहाँ है, कौन किधर है, क्या है। अच्छा, आप क्या फैक्ट्री ओनर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं बल्दिया फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। बल्दिया फैक्ट्री के ओनर्स की बात कर रहे हैं, विक्टिम्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं विक्टिम की भी बात कर रहा हूँ, जो करने वाले हैं, करते धरते, उनकी भी बात कर रहा हूँ। कौन है आपके ख्याल में करते धरते? एक तो सिंध गवर्नमेंट खुद है, एक सिंध गवर्नमेंट खुद है ना, वो तो आप भी समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन पेश करना, गवाह पेश करना किसका काम है? वो डिले की हवाले, डिले की बात। जी जी जी, मेरा और आपका तो काम नहीं है ना ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अच्छा, प्लस ये है कि मैंने एक और खलाई मखलूक का नाम लिया है जो इनके पीछे है, जो कभी भी इस केस को पनपने नहीं देगी। और एक गुजारिश और ये है कि देखें जी कि कराची यानी कि नवाज शरीफ, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाए, मगर एक आदमी अपनी बीवी यानी कि बीवी की यानी कि दफनाने के लिए वो पेरोल पे आ रहा है, और एक को गवर्नमेंट ने, कोर्टों ने इश्तिहारी करार दिया है, उसकी जायदादें मांगी गई हैं, भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, ये दो अलग अलग मौजूद जो है ना ये। थैंक यू सो मच। जहाँ तक बल्दिया टाउन का मामला है, अंदाज़ा है कि ये जो कोर्ट डिलेड है, समाज जो डिलेड है, बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कंपनसेशन की बात है विक्टिम्स की, वो तो मेरा ख्याल है। लेकिन ये कि तायुन तो होना चाहिए बहरहाल। हाँ, तायुन तो होना चाहिए। और जो 3 GITs या कमेटीज़ बनी तहकीकाती, तो उनका इशारा तो भाई गफलत की जानिब और सेठों की जानिब जा रहा है। सही बात ये है। खैर, अकील साहब, डॉक्टर अकील साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं अकील भाई? सर, सबसे पहले तो ये मुबारकबाद कि वाहिद आपका टीवी चैनल है जिसमें आपकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है लोगों की, और फीडबैक से ही मिलता है। बड़ी मेहरबानी। दूसरी सर ये चीज है कि अगर आपका प्रोग्राम के वसातत से मेरी बात अगर ऊपर तक पहुंच जाए तो क्या आप पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आपको सदका जारिया में इंशाल्लाह शमूलियत। फरमाइए। सर देखें कि एक जान को बचाना गोया आपने इंसानियत को बचाया। बिल्कुल। मैं पहला पाकिस्तानी, बार बार चीख कर मैं कह रहा हूँ, मैंने सोशल वीडियो अपना उस पर भी डाल दिया है, मैं पहला पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ जो यूनाइटेड नेशन की ब्रांच एजेंसी UNFPA पाकिस्तान ने मुझे नॉमिनेट किया फॉर इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड। ओके। मुझे यूके से साइमन गोरे ने ऑफर की कि आप पाकिस्तान हुआ करें। मैंने सर हेल्थ पॉलिसी के मुतालिक बात करनी है। जी कि अगर मेरी हेल्थ पॉलिसी जिसमें रिडक्शन ऑफ बच्चे यानी कि IMR और MMR जो अंग्रेजों ने तस्लीम करके मुझे शील्ड दी, और मतलब है वो इसी बेस पर कि आपकी इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि बहुत बेताशा रिडक्शन हुई, और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो बढ़ा। यही चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं, यही चीजें मतलब है पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। यकीन जानिए कि अगर आप मेरे से 5 मिनट इंटरव्यू या 10 मिनट ले लें, ये हेल्थ एट देयर डोर स्टेप्स जाए, IMR MMR कम हो जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ जाए, और 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की पोस्ट मैं क्रिएट करा सकता हूँ विदाउट
इन्वॉल्वमेंट। तो अगर अभी हम आपको 2 मिनट दे दें और आप फरमा देंगे कैसे? सर 2 मिनट के अंदर तो नहीं होगा, मैं अगर क्योंकि 5 मिनट अगर दे दें, लेकिन यहाँ आइडियाज चोरी होते हैं। अच्छा ठीक है, बताता हूँ पॉलिसी आपको, लेकिन बाद में यही चीजें और कोई अपने नाम से कर ले। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर आपका नंबर ले लेते हैं, आप ईमेल कर दीजिएगा, हम जो है उस पर ईमेल कर दीजिएगा, हम उसको भी देख लेंगे। एक वक्फा ले लेते हैं और फिर हम कॉल्स का और आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। कॉलर्स डे खालिद सऊद लाहौर से। जी खालिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबशिर भाई और वुसत साहब खैरियत से हैं? ठीक है जी, आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बात करनी है ये मेट्रोज के ऊपर। जी जरूर। ये जो बात कर रहे हैं कि जी इसको सब्सिडाइज किया गया है और इसको बंद कर देना चाहिए या इसको ये गलत है, ये गवर्नमेंट कर नहीं सकती, बातें करती हैं ये रियासत मदीना की। और ये एक अगर बन गई ये चीज, ये लाहौर की है, पंजाब की है, ये पाकिस्तान की है, ये सबके लिए है। अगर ये बन गई है और अगर ये सब्सिडाइज गवर्नमेंट कर रही है और अगर ये देती रहेगी तो ये सबके लिए फायदेमंद है। इससे आगे निकलें, इससे आगे चलें। हाँ खालिद पाकिस्तान के लिए सोचें। आपको तो ये हो सकता है खदशा हो मेट्रो बंद होने का, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे कोई खदशा नहीं है, इसलिए कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के जो दारुल हुकूमत पेशावर, उसमें भी मेट्रो जो है वो ज़ेर तामीर है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट अगर सब्सिडी वापस लेंगे तो वो इंक्रीज होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि लंदन में भी रहे हैं वो साहब, वहाँ पर जो है उसको भी गवर्नमेंट कोई फंड करती है। देखिए जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना, जो सरकार जिसका इंतजाम करती है, मोस्टली वो सब्सिडाइज्ड ही होती है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। इवन जो पेशावर की मेट्रो है, जो कि जाहिर है वहाँ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो भी उन्हें सब्सिडाइज करनी पड़ेगी। और जब वो सब्सिडाइज होगी तो फिर जाहिर है कि वो ये नहीं कह सकते कि पिंडी की और लाहौर की जो मेट्रो है या मुल्तान की हो। सही बात है। तो ये खदशात तो हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। हाँ, ये बस स्टेटमेंट्स हैं, आप भी सुने हम भी सुन रहे हैं। कैसर जफर साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम कैसर। जी अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि आप ही के प्लेटफॉर्म में ये बात हो सकती है और तो किसी में इतनी जरूरत मैंने पिछले 15-20 दिन में नहीं देखी। हाँ। आतिफ मियाँ वाले सब्जेक्ट के ऊपर आज मैं देख रहा था किसी चैनल के ऊपर ना, एक न्यूज़ चल रही थी कि इंडिया में किसी मस्जिद को उन्होंने हिंदुओं के प्रेशर में आके एक कोर्ट ने उसको स्टे देके बंद कर दी। अच्छा, मैं सोच रहा था अब हम इधर जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे कि हम माइनॉरिटी हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ट्रम्प 3-4 मुस्लिम ममालिक को बैन करता है, हम बड़ा शोर शराबा करते हैं। जब ये काम हमें यहाँ पे करना पड़ता है, जब हमें देना पड़ता है किसी माइनॉरिटी को, कभी हम उनकी बस्तियां जला देते हैं, कभी हम उनको पकड़ के एडवाइजरी काउंसिल में से निकाल देते हैं। हम किस तरह की लाडली कौम है, हम करना क्या चाहते हैं? आई मीन मुझे तो ये समझ नहीं आता। कैसर जफर साहब, अगर तो अनु पता लग जाए तो सानू भी दस देना। हाँ, कि हम भी कंफ्यूज हैं, हम करना क्या चाहते हैं। ये जो हर चीज़ के साथ हम मज़हब को जोड़ते हैं, ख़ास तौर पे एक्सपर्टीज़ के साथ, वो उसका लॉजिक क्या है हमें भी समझ नहीं आ रहा। आप भी सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा हमें बता दें, शायद हमारे समझ में भी आ जाए। लेकिन थैंक यू फॉर दिस कॉल। और अब हमारे साथ मोहम्मद मुबीन साहब हैं कराची से। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बात कर रहा हूँ जी, पाकिस्तान से रिटायर हुआ जी। तो हो गए मुझे रिटायर हुए हैं। अच्छा ठीक है, और मुझसे पहले बेशुमार लोग रिटायर हुए, ठीक है। तो भाई बात कितनी बतानी है, बंदाना के हम नहीं मिल रहा वहाँ के बाद तनख्वाह बंद। सर थोड़ा सा लाइन ठीक नहीं है, लाइन में प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा या तो बात समझ में नहीं आ रही, ऊंचा बोल ले। नहीं, ऊंचे बोलने से का मसला नहीं, लाइन में है थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, चलें। शेख अशफाकपुरी साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आपको दुआ है और आपको सलाम भी करता हूं। अस्सलाम। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जी कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने डैम्स के लिए जो एहतियात
के लिए वो रिक्वेस्ट की है, तो आवाम ने उसका भरपूर साथ दिया है। और इसके साथ अभी जो हमारे पीएम साहब ने किया है तो उसमें थोड़ा ब्रेक भी आ रहा है, क्योंकि सियासी गवर्नमेंट तो जो है वो तो डैम नहीं बनाती। जितने भी डैम बने हैं वो तो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में बने थे, और एक गुम्मा जाम बना है मुशर्रफ के दौर में। अगर अमीर मोहम्मद खान जिंदा होते तो काला बाग डैम भी बन जाता। तो इस फंड को जो है ये चीफ जस्टिस के फंड तक ही महदूद रखा जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार बचानी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जी 2 पॉइंट्स हैं। एक तो यही जेम्स वाला मामला जी, कि मुझे ये नहीं समझ आती कि यानी लिटरेचर अवेलेबल है, रिसर्च लिटरेचर जेम्स के हवाले से उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो एनवायरनमेंट पर हैं, और जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो लोअर रिपेरियंस को प्रोटेक्ट और इसके करने की बात करते हैं। तो फिर ये यानी अचानक से हमारे मुल्क में मीडिया पर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, पर्टिकुलरली बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ये डैम्स के बनाने के हवाले से काम शुरू हो गया है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मतलब क्या वो लिटरेचर और इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें होती हैं डैम्स के नेगेटिव एलिमेंट्स पर या इम्पैक्ट्स पर, वो गलत हैं या हम कहाँ जा रहे हैं? तो आपकी क्या राय है? एक तो ये नुकता था, और दूसरा ये एजुकेशन के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से या पब्लिक सेक्टर के हवाले से। अभी फीस बढ़ी है तो पेरेंट्स ने जो है वो परेशान होना शुरू हो गए, कोर्ट में से डिसीजन आ गया। लेकिन यही स्कूल वाले जिस तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं हैवी फीसेस लेकर, वो तरीकेकार पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, पैसे जदीद तरीके वाले लेते हैं और बच्चों को ओवरबर्डन करते हैं हर हवाले से। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट की जो थियरीज और बातें हैं उस हिसाब से ये बच्चों को के जो मुस्तकबिल है उनको तबाह कर रहे हैं, उनकी जो डेवलपमेंटल जो पोटेंशियल्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं। इस पर पेरेंट्स कभी कुछ नहीं बोलते। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप मीडिया के साथी जो हैं वो हमें पेरेंट्स को और इन मामला पे कैसे और कब एजुकेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी हम कंफ्यूज हैं। शुक्रिया। ठीक है मेरे भाई, आपकी दोनों सजेशंस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो भाषा तो बनेगा, और वो उसके लिए पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं। इवेंचुअली बनता है या नहीं वो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। दूसरा आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है, हम थोड़े से उस पर रिसर्च करते हैं और किसी भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम में उसको शामिल करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, फिर पीर को दोबारा हाजिर होंगे और ज़रार खोड़ोगे हमरा। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।